इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी थर्ड का टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है एंटी एस्थमेटिक को डिस्कस करेंगे, एंटी एस्थमेटिक ड्रग को। बट एंटी एस्थमेटिक ड्रग को डिस्कस करने से पहले हमें अस्थमा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता रहेगा कि अस्थमा कैसे होता है तो वो ड्रग कैसे एक्शन कर रही है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एंटी एस्थमेटिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी का मतलब अगेंस्ट, और अस्थमा यानी अस्थमा डिजीज के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है उन्हें हम एंटी एस्थमेटिक बोलते हैं। और फार्माकोलॉजी का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे। फिर अब हम देखते हैं कि अस्थमा एक्चुअल में क्या होता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम अस्थमा का टाइप्स देख लेते हैं कि अस्थमा कितने टाइप्स के होते हैं। अस्थमा जो है वो कई टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला तो फेजिंग, तो उसको इस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं कि लेट फेज और अर्ली फेज। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी मतलब किस प्रकार के पॉजिटिव एजेंट से वो हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। पहला एटॉपिक और दूसरा नॉन एटॉपिक। एटॉपिक को हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं और नॉन एटॉपिक को इंट्रिंसिक बोलते हैं। एटॉपिक एक्सट्रिंसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस टाइप का अस्थमा जो होता है वो किसी बाहर के पॉजिटिव एजेंट के थ्रू प्रोसेस करता है। मतलब जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, मतलब कोई जो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा अस्थमा का वो बाहर से आएगा, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। नॉन एटॉपिक या इंट्रिंसिक इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर की ही किसी इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, बट हमारे अंदर की किसी फिजियोलॉजी से ये चीजें होती है। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसका भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि है पहला ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, जो कि एस्पिरिन, आपने एस्पिरिन का साइड इफेक्ट भी पढ़ा होगा। बेसिकली ये उन चीज़ों से होता है जो कि 80% पीपल जो है जो टॉलरेट कर लेते हैं, बट 20% जो होते हैं वो उनसे एलर्जिक होते हैं। जैसे कि एस्पिरिन हम सब लोग मतलब जो खाता है, बहुत सारे लोग उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कुछ लोगों में एस्पिरिन की एलर्जी की वजह से वो अस्थमा प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, वो भी नॉन एटॉपिक में आता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी इसी में आता है। फिर एयर पॉल्यूटेंट इंड्यूस अस्थमा भी इसी में आता है। एयर पॉल्यूटेंट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, या और पॉलन ग्रेन, या बहुत सारे डैंड्रफ वगैरह हो सकते हैं। तो ये टाइप्स हो गया अस्थमा का। देखते हैं अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा का एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अस्थमा इज प्रोक्सिमल possibly allergic airway inflammation which is characterized by breathlessness, wheezing, whistling and chest tightness। तो हम तीन इसके जो सिम्टम्स हैं उससे हम इसको समझ सकते हैं। पहला जो मैंने बोला एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या इसको हम एयरवे इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया या कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इन दोनों से मिलके क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब इस वर्ड को समझ लेते हैं हम। इन्फ्लेमेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, आप एक तरह से बोल सकते हैं। और स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना, यानी स्मूथ मसल्स की जो लेयर होती है हमारे एयरवे में उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आप समझना चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकेज बोल सकते हैं। तो इसकी वजह, इन दोनों की वजह से क्या होगा, एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे हमने जो सिम्टम्स आपको बताए वेजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस या कफ, ये सारी प्रॉब्लम उनको होंगी। अब ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है उसको डिटेल में हम इस डायग्राम से जो मैंने बनाया है यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मैंने बनाया क्या है। तो अगर आप एयरवे की बात करेंगे तो जो ये एयरवे है, एक बार मैं बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एयरवे बनाया, ये मैंने एयरवे बनाया है। इसको जब हम इस साइड से देखेंगे, मान लीजिए ये ऐसे है एयरवे है, अब इसको मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऐसा। तो ये जो सबसे अंदर की लेयर है, ये सबसे अंदर की लेयर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने उसको ऐसे कुछ बनाया है। ये सबसे अंदर की लेयर है, इस पे जो हमारी होती है सेल लाइन होती है, और ये जो सेल होती है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कॉलमनर सेल होती है और सिलेटेड भी होती है। ये हमारे सेल है, जो हमारे सबसे फर्स्ट लाइन होती है वो सेल लाइन होती है। इसके ऊपर भी थिन लेयर ऑफ म्यूकस होता है,
उसके बाद का जो इसके बाद का जो लेयर है वो लैमिना प्रोपिया बोलते हैं इसको, जिसमें कुछ गॉबलेट सेल और कोलेजन फाइबर और कई तरह की प्रोटीन होती है जो कि बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे एयरवे को। तो यहाँ पे ये लैमिना प्रोपिया हो गया। उसके बाद का जो लेयर है उसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाद जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में बहुत सारे इम्यून सेल जैसे टी सेल, बी सेल, मास्ट सेल और ऐसे कई सारे टाइप के सेल्स होते हैं और म्यूकस होता है। फिर उसके बाद जो आता है वो एक मसल्स की लेयर आती है, स्मूथ मसल, जो भी मैंने आपको बताया स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसकी लेयर इसके बाद आती है। उसके बाद जो है सब म्यूकोसा लेयर आता है। सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये आपको भी क्लियर हो गया होगा कितनी लेयर्स होती है। सबसे पहले लेयर मैंने क्या बताया, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल, उसके बाद की लेयर जो लैमिना प्रोपिया, उसके बाद म्यूकोसा, फिर म्यूकस मसल्स लेयर और उसके बाद सब म्यूकोसा। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इतने पोर्शन को मैंने जूम करके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। यानी कि सबसे पहली लेयर जो एपिथेलियल लेयर है मैंने यहाँ बना दी, उसके बाद का लैमिना प्रोपिया जो मैंने यहाँ लिखा भी है। यहाँ पे क्या होता है, गॉबलेट सेल होते हैं जो ये मैंने बनाया है। उसके बाद कोलेजन फाइबर और कई टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। फिर नेक्स्ट लेयर जो म्यूकोसा लेयर है वो ये है, जिसमें हमने आपको बताया टी सेल, बी सेल, मास्ट सेल और कई टाइप की इम्यून सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट लेयर हमारी स्मूथ मसल्स की होती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद की जो लेयर है वो सब म्यूकोसा है, जिसमें म्यूकस ग्लैंड और ब्लड वेसल्स। अब हम देखते हैं कि आखिर पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि हाउ द डिजीज इज एक्चुअली प्रोसेस, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म से वो डिजीज हमें हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे भी कुछ थिन लेयर ऑफ म्यूकस होता है और ये जो आपको सेल दिख रही है कुछ डेंड्राइटिक सेल भी यहाँ पे होती हैं, इसको हम डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, और कुछ मास्ट सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही कोई एलर्जिक एजेंट यहाँ पे आता है, मान लीजिए जैसे ही कोई एलर्जिक एजेंट यहाँ पे आता है हमारे एयरवे में, तो सबसे पहले जो उसका इंटरेक्शन होता है वो हमारी एपिथेलियल लेयर से होता है। तो यहाँ पे जो डेंड्राइटिक सेल होती है इस एलर्जन को एंगल्फ करके और डाइजेस्ट करती है, मतलब इसको इसके एलिमिनेशन के लिए इसको इसका डिस्ट्रक्शन करती है बेसिकली। फिर जब इसको डाइजेस्ट करती है तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो इसको अंदर भेजती है। जब ये अंदर आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा मान लीजिए ये डाइजेस्टेड एलर्जन जो है डेंड्राइटिक सेल के बाद ये अंदर आया। फिर ये जो अंदर आने के बाद ये क्या करता है कि जो टी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं उस रिसेप्टर पे बाइंड करके टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। टी सेल क्या करता है कि टी सेल जो है ये इम्यून सेल है और टी सेल को ही हम थाइमस सेल भी बोलते हैं क्योंकि थाइमस में मैच्योर होता है इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं। ये क्या रिलीज करता है, अपने अंदर से बहुत सारे टाइप के मेडिएटर्स रिलीज करता है। ये भी एक टाइप का ल्यूकोसाइट ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो है कई सारे टाइप के मेडिएटर्स रिलीज करता है। बेसिकली यहाँ पे मैं IL-5 और IL-4 का जिक्र करूंगा, ऑल्दो बहुत सारे केमिकल रिलीज करता है बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है IL-5 और IL-4। IL मतलब होता है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन क्या बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ल्यूकिन ल्यूकोसाइट से पहली बार डिराइव निकला था, तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो हुआ था पहली बार ल्यूकोसाइट से ही हुआ था, तो इसको इंटरल्यूकिन बोलते हैं कि दो ल्यूकोसाइट के बीच में ये रिलीज होता है। ये केमिकल मीडिएटर है। जब ये यहाँ से रिलीज होगा तो बी सेल में रिसेप्टर पे बाइंड करके बी सेल को भी एक्टिवेट कर देगा। बी सेल का काम क्या होता है, बी सेल बेसिकली एंटीबॉडी बनाती है और जैसे ये बी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और बी सेल एक्टिवेट होकर ये रिलीज करेगा एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी का नाम होगा IgE। ये मेनली अस्थमा में रिलीज होता है IgE, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन E भी बोलते हैं। और इस इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या होगा कि ये जाके मास्ट सेल पे जो रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं हम FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर, FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर, इस पे ये बाइंड करेगा। जैसे ही ये मास्ट सेल पे बाइंड करेगा, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीग्रेनुलेशन मतलब ये अपने अंदर से बहुत सारे टाइप्स के केमिकल को रिलीज करना शुरू कर देगा, जिसमें
अच्छा ये मास सेल भी यहाँ पे आपने देखा कि बाइंड किया, और यही आई थी जो हमारे यहाँ पे है, जो हमारे सुपरफिशियल लेयर पे जो हमारे मास सेल वहाँ पे जाके बाइंड करेगा, इनको भी एक्टिवेट करेगा, और जो रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर मास सेल के देखते हैं कि मास लाके कौन कौन से मीडिएटर रिलीज करके क्या कर रहा है। तो मास से जो है ये बेसिकली कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जिनको हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। कीमो अट्रैक्टेंट, कीमो अट्रैक्टिंग वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी टाइप के केमिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये करता क्या है कि जो हमारे ब्लड सेल्स में जो बैसोफिल्स हैं, बैसोफिल्स इनको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और न्यूट्रोफिल्स, इनको अट्रैक्ट करेगा कहां पे, जहां पे वो एलर्जन की बाइंडिंग हुई है, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। कुछ यहाँ पे भी रिलीज होंगे, यहाँ पे भी ये सारी सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, तो इनकी वजह से कुछ ये भी कुछ मेडिएटर्स रिलीज करेंगे। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं यहाँ पे जो क्या करती हैं कि इस एपिथेलियल सेल के बीच में जो गैप है उसको बढ़ा देती हैं। यानी कि ये जो गैप है, मान लीजिए मैं एक से यहाँ बना रहा हूँ, तो ये गैप बढ़ा देंगी वो, और जैसे ही गैप बढ़ाएंगी वैसे ही जो ओरिजिनल एलर्जिक एजेंट है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और फिजियोलॉजी बना रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्रेन से आए हुए नर्व्स हैं जिनको वैगस नर्व्स बोलते हैं। वैगस नर्व, यहाँ पे इनका इनर्वेशन होता है, वैगस नर्व। यहाँ पे एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक दोनों न्यूरॉन्स आते हैं। तो जो कोलिनर्जिक है, यहाँ पे भी देखिए जो एपिथेलियल की बेस लाइन है, यहाँ पे भी ये नर्व गई हुई है, और मसल्स लेयर पे भी गई हुई है। तो ये M3 रिसेप्टर है जो मसल्स पे होता है, रिसेप्टर को मैं R डबल डैश से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर है, जो कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, बीटा 2 रिसेप्टर। अब देखते हैं कि इनका यहाँ पे क्या रोल है। तो जैसे ही ये गैप बढ़ता है और एलर्जन अंदर आने शुरू होते हैं, जैसे ही एलर्जन अंदर आने शुरू होते हैं वो बाइंड करते हैं इसी वाले कोलिनर्जिक न्यूरॉन से, और ये जैसे ही यहाँ से सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक, ब्रेन रिलीज करना शुरू कर देता है एसिटाइल कोलिन, यानी कि ACH, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। और जैसे ही वो M3 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, वो क्या काम करता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। RT3 डायरेक्ट पाथवे यहाँ पे फॉलो होता है, पढ़े होंगे इस चीज को, आपको अच्छे से पता होगा। वो जैसे ही यहाँ बाइंड करता है, इस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ये होता है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे जो मास सेल था, मास सेल ने अभी कीमो अट्रैक्टर मैंने आपको बताया, उसके बाद मास सेल से और भी जो मेडिएटर्स रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकोट्राइन। ये ल्यूकोट्राइन, LTC4, बेसिकली LTC4, LTD4, LTE4, ये ल्यूकोट्राइन के आइसोफॉर्म्स हैं सब, ये केमिकल से सारे आइसोफॉर्म हैं। इनका काम क्या होता है कि ये LTC4, D4, E4 के जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लड वेसल्स पे और म्यूकस ग्लैंड पे होते हैं। तो जैसे ही ये मीडिएटर्स इस वाले रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल का जैसे ही डायलेशन होता है, क्या होता है वहां पे, प्लाज्मा एक्सुडेशन होता है। एक्सुडेशन मतलब प्लाज्मा ब्लड वेसल से निकल के यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जो मैंने आपको इन्फ्लेमेशन बोला था। उसके बाद ये जो LTC4, D4, E4 यहाँ पे जैसे बाइंड करेगा म्यूकस ग्लैंड पे, म्यूकस और ज्यादा म्यूकस सीक्रेट करना शुरू कर देगा। ये एक फिजियोलॉजी यहाँ पे होगी। दूसरा जो ये केमिकल रिलीज करता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे कि हम TGE2 की बात करेंगे, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत से आइसोफॉर्म्स होते हैं, बट TGE2 यहाँ पे मेन रोल, सॉरी TGD2 नॉट E2। और जैसे TGD2 के भी रिसेप्टर्स म्यूकस ग्लैंड पे होते हैं, और यहाँ ये बाइंड करके म्यूकस सीक्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ब्लड वेसल से प्लाज्मा जा रहा है, यहाँ से म्यूकस बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करें तो इससे क्या होगा, क्या इसका जो गैप था वो कम नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो हमारे एयरवे का जो गैप है जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं वो एरिया बहुत कम हो जाएगा। और मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया था कि एयरवे इन्फ्लेमेशन या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ही अस्थमा बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अस्थमा कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि शॉर्ट में देख लेते हैं कि वो ड्रग कैसे यहाँ पे काम करती है।
बाकी का जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रग होगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो पढ़ना है वो M3 एंटागोनिस्ट यानी एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट इसमें पढ़ने हैं। तो M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जब पढ़ेंगे तो वो M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यही काम करेंगे। जैसे ही वो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करेंगे यहाँ बाइंड होने से, तो क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं, अगर यहाँ पे एड्रेनलिन बाइंड करता है तो ये मसल्स का डायलेशन करता है। तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यानी कि M3 एंटागोनिस्ट और बीटा 2 एगोनिस्ट यहाँ पे देंगे तो जैसे काम कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। फिर इसी में एक ड्रग यूज होती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मतलब वो इस वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और ल्यूकोट्राइन का एक्शन खत्म कर देंगे। फिर इसमें हम पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, बट मास्ट सेल स्टेबलाइजर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मतलब मास्ट सेल बहुत सारे मेडिकेटर रिलीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे देंगे, तो वो मास्ट सेल को डीग्रेनुलेशन होने से रोकेगा। उसके बाद जो एक और कैटेगरी ऑफ ड्रग है इसमें मेथाइलजैंथीन की है। मेथाइलजैंथीन की बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे काम करती है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस का इनहिबिशन करती है, प्लस उसका इस पे भी रोल होता है बीटा 2 पे, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे भी उसका रोल होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको नोट्स में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।